इमरान की आंखें जरा फैल गईं। यानी 120 करोड़, बिल्कुल। और ये इनाम इससे पहले भी एक बार दिया जा चुका है। पिछले साल होने वाले पहले ग्रैंड शो में यह आखिरी इनाम फिलिपाइन के एक 19 साल लड़के ने हासिल किया था। दूसरे शो में 2 उम्मीदवार 30 करोड़ के इनाम तक पहुंचे, लेकिन इससे आगे ना बढ़ सके। इससे आगे बढ़ने के लिए बहुत सी हिम्मत भी दरकार होती है। क्या मतलब? इमरान ने पूछा। अगर बंदा 30 करोड़ से आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उसे 60 करोड़ वाले सवाल का जवाब देना होगा। लेकिन अगर यह जवाब गलत हुआ तो फिर उसे 30 करोड़ से भी हाथ धोने पड़ते हैं। ऐसी सूरत में उसे सिर्फ बेसिक इनाम ही मिलता है, यानी 50 लाख रुपया, तकरीबन 65,000 अमेरिकी डॉलर। इस गेम का फॉर्मेट वही है जो अक्सर टीवी चैनल्स पर देखा जाता है। इसमें अनोखी बात बस एक ही है, और वो ये कि आखिरी इनाम नकद रकम की सूरत में नहीं है। तो किस सूरत में है? जान साहब जरा सा मुस्कुराए और बोले, एक खूबसूरत एयर होस्टेस की शक्ल में। आपकी खिदमत के लिए चौकस, हर बात पर यस सर कहने वाली। शायद आप मजाक कर रहे हैं। 1 अरब 20 करोड़ में एक एयर होस्टेस? वो फिर मुस्कुराए। तुमने अभी पूरी बात नहीं सुनी। वो एयर होस्टेस जिस लग्जरी जहाज में सर्विस फराम करती है, वो जहाज भी आपको मिलेगा। एक शानदार फैल्कन 900C, बड़ा कमाल का प्राइवेट त्यारा है, करीबन 12 मुसाफरों की गुंजाइश वाला। इसको मजीद लग्जरी बनाने के लिए इसके इंटीरियर में कई तब्दीलियां की गई हैं। एक बेडरूम जिसमें जबरदस्त आसाइशें मौजूद हैं, जदीद सहूलतों से आरास्ता एक नशिस्तगाह, कई तरह की इनडोर तफरीहात। जबरदस्त। कौन देगा ये लग्जरी जहाज? इमरान को भी अभी तक पूरा यकीन नहीं आ रहा था। वही लोग जो मेगा शो करा रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये कोई मामूली लोग नहीं है। दुनिया की मुअज़्ज़ज़ और मालदार तरीन जवारी हैं। इनमें से कई एक के पास अपने प्राइवेट त्यारे और तफरीही बजरे हैं। इन लोगों ने गेम की ग्रैंड प्राइज के लिए ऐसे 3 जहाज तैयार करवाए हैं। इनमें से एक तो सबसे पहले शो में हैंड ओवर किया जा चुका है। फिलिपाइनी लड़का इसका मालिक है। 2 जहाज अभी बाकी हैं। इन पर बहुत सौ की राल टपक रही है। अब नरियान विलियम साहब भी इनमें से एक ही हैं। खुशकिस्मती से इनका भतीजा गैरी सिर्फ गेम में जगह बनाने में कामयाब हो गए, बल्कि पहले 3 मरहले कामयाबी से तय कर चुका है। वो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन 15 करोड़ जीत चुका है। इमरान ने ठंडी सांस ली। इस सिलसिले में मैं इन लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? मिस्टर ऋषि और मिस्टर रियान का ख्याल है कि तुम कर सकते हो, यानी आप मुझे अरस्तु और बकरात का हम पल्ला समझ रहे हैं। मैंने दुनिया भर का जनरल नॉलेज खोल कर पिया हुआ है, लिहाजा ठक 3 जवाब देकर रईस सादे गैरी को फाइनल इनाम पहुंचा दूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये भूल है। मेरे जैसे बंदे तो किसी आम से क्विज शो में जाएं तो इन्हें इनाम मिलने के बजाय जुर्माना हो जाता है, और यह हमारी खानदानी सलाहियत है। एक दफा मेरे दादाजी तारिक अजीज के नीलाम घर में गए थे। शर्मिंदगी के बायस आज तक घर वापस नहीं आए। जान मोहम्मद साहब ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, इन लोगों को तुम्हारा जनरल नॉलेज या सहानत दरकार नहीं, तुम्हारी खुशकिस्मती दरकार है। वो किस तरह? इमरान ने पूछा। जान मोहम्मद साहब ने महंगे ब्रांड के सिगरेट का तवील कश लिया और बोले, शायद तुमने इस तरह का कोई टीवी शो देखा नहीं। इनमें से अक्सर शो ऐसे होते हैं जिनमें सवालों जवाबों का सिलसिला बस रस्मी तौर पर रखा जाता है। इन सवालों जवाबों का मकसद सिर्फ ये होता है कि यह जनरल नॉलेज का प्रोग्राम नजर आए और उसे जुएबाजी से नथी न किया जाए। हर सवाल के जवाब के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और दरअसल यही किस्मत आजमाई होती है। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं जान साहब। पिछले दिनों इलाहाबाद के होटल में मैंने एक टीवी चैनल पर ऐसा शो देखा था। बेमानी से सवाल थे, मसलन दमे का मरीज क्या खाएगा तो बीमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दही पराठा, ऑप्शन नंबर 2 अचार पराठा, ऑप्शन नंबर 3 अंडा पराठा या फिर ठंडा पराठा। बिल्कुल ठीक, जान मोहम्मद साहब ने कहा। ऐसे प्रोग्रामों में अक्सर सवाल तो सिर्फ खाना पूरी के लिए होते हैं। असल चीज किस्मत आजमाई ही होती है। इसे आम जुबान में तुक्का लगाना कहते हैं। जिस मेगा शो की बात कर रहा हूं मैं, इसमें भी असल चीज किस्मत आजमाई ही है। मसलन पिछले मेगा शो में जिस सवाल पर एक डच खातून ने तकरीबन 30 करोड़ रुपए जीते, वो यूं था, मुख्तलिफ पेशगोइयों के मुताबिक कयामत 2012 में आ सकती है। आपके ख्याल में क़यामत कब आएगी? 2012 में, 2013 में या 2090 में या 2113 में? इस सरासर किस्मत आजमाई का सवाल था, मगर यह बड़ी असाब शिकन किस्मत आजमाई है। अंदाजा इस बात से लगा लो कि इस खेल के एक पार्टिसिपेंट और 3 तमाशाइयों को बाकायदा हार्ट अटैक हो चुका है। तो आपका कहना है कि मिस्टर ऋषि और मिस्टर रियान ये किस्मत आजमाई मुझसे करवाना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए पिछले 3 माह से तुम्हारी तलाश जोरों शोर से जारी है। मिस्टर रियान का यकीन है कि कुछ लोग पैदाइशी तौर पर बहुत लकी होते हैं। इनके हाथ में करामात होती हैं। वो जो पांसा फेंकते हैं वो सीधा पड़ता है, या इम्कान होता है कि वो सीधा पड़ेगा। मिस्टर ऋषि यहाँ तुमसे पाकिस्तान में मिल चुके थे। इन्होंने सर्कस में
तुम्हारे स्पेशल शोज के बारे में भी सब कुछ सुन रखा था। पिस्टल अपने ऊपर तान कर तुम 6 और 3 6 वाला दीवानापन करते हो, इसके बारे में भी उन्हें सारी मालूमात हासिल थी। उन्होंने मिस्टर यान विलियम को तुम्हारे बारे में बताया और वो तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हो गए। दूसरे और तीसरे शो के दरमियान तकरीबन 6-7 महीने का वक्फा मौजूद था और मिस्टर यान को यकीन था कि वो इस अरसे में तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। इनकी ये बात पूरी हुई, बल्कि बिल्कुल आखिरी वक्त में पूरी हुई। अजीब कहानी सुना रहे हैं आप। इमरान ने खोपड़ी से हलाई। या तो ये रियान विलियम बंदा सन की है या बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। एक अनजान शख्स की लक पर इतना ज्यादा यकीन करता है। इसे क्या पता कि मैं खुशकिस्मती और बदकिस्मती का कितना बड़ा मिक्सचर हूं। मैंने उसकी बात उचकते हुए कहा, एक बात समझ में नहीं आ रही जान साहब, क्या इमरान इस गैरी नामी नौजवान की जगह पर गेम खेलेगा? नहीं, गेम तो गैरी ही खेलेगा, इमरान इसकी हेल्प करेगा। ऐसे गेम्स में लाइफ लाइन्स होती हैं, इसमें भी 3 लाइफ लाइन्स हैं, लेकिन ये तीनों लाइफ लाइन्स एक तरह की हैं। वो ये कि खेलने वाला 3 बार अपने किसी दोस्त से टेलीफोनिक राब्ता करके इससे मदद ले सकता है, इसके जरिए सवाल का जवाब दे सकता है। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हो कि अब रियान विलियम साहब ये चाहते हैं कि ये तुक्का लगाने वाली किस्मत आजमाई इमरान करे, और इसके लिए उन्होंने मेरी तलाश पर लाखों लौटा दिए। 50 लाख रुपए इंडियन तो इस जनूनी इलाहाबादी DSP को ही दे दिया गया। इमरान ने कहा, यह रियान साहब के लिए हरगिज महंगा सौदा नहीं था। वो पुलिस वाले तुम्हारे लिए इससे कई गुना ज्यादा भी मांगते तो रियान साहब दे देते। इन्हें जब किसी बात का यकीन हो जाता है तो वो इस यकीन से पीछे नहीं हटते, और प्रोफेसर रिची इन्हें यकीन दिला चुके हैं कि तुम्हारी लक इस खेल में काम दिखा सकती है। और अगर उसने काम ना दिखाया तो फिर? इमरान ने पूछा। ऐसे कामों में ये अगर ही तो असल थ्रिल होता है। तुम सर्कस में क्या करते हो इमरान? जान साहब ने पूछा, फिर खुद ही जवाब देते हुए बोले, मेरे मना करने के बावजूद तुम इन स्पेशल शोज में हिस्सा लेते रहे हो जिनमें किसी भी वक्त जान के लाले पड़ सकते थे। मैंने एक हद तक तुम्हें रोका, फिर खामोश हो गया। मैं जानता था और अब भी जानता हूं कि तुम बाज नहीं आओगे। तुम ये सब कुछ मेरे सर्कस में नहीं करोगे तो किसी और जगह कर लोगे, और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक तमाशे करो। इन सब तमाशों में अगर के लफ्ज की खासियत अहम होती है। देखने वाला सोचता है अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो होगा तो क्या होगा। यहाँ इस गेम में भी ये अगर ही सबसे बड़ा थ्रिल है। अभी जान मोहम्मद साहब की बात मुकम्मल हुई ही थी कि कदमों की चाप सुनाई थी। फिर जदीद दरवाजे ने बेआवाज स्लाइड किया और मुसल्ला मुहाफिज के हमरा एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो गोश्त के पहाड़ जैसा था, ताहम बहुत फरबा लोगों की तरह उसमें सुस्ती नजर नहीं आती थी। वो 3 पीस सूट में मलबूस बड़ी सहूलत से कदम उठाता हुआ अंदर आया। उसकी सूरत देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता था कि वो ब्रिटिश है। वो बिल्कुल आम से खुदोखाल का शख्स था। अगर उसके कीमती लिबास से अलहदा कर दिया जाता तो उसे किसी होटल का हेड खानसामा या फिर कोई ट्रक ड्राइवर समझा जा सकता था। अपनी छोटी छोटी मुस्कुराती आंखों से उसने बगौर इमरान को देखा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। इसके अंदाज में गर्मजोशी थी। इमरान के बाद मुझसे मुसाफा किया गया। मैं रियान विलियम हूँ, उसने खुद अपना तारुफ करवाते हुए कहा, और ये मेरा दोस्त और मेरा गार्ड युवराज सिंह है। युवराज सिंह ने भी हमसे मुसाफा किया। वो एक मजबूत जिस्म और रुकाबी आंखों वाला 25-26 साल नौजवान था। हम सब लोग निशिस्तों पर बैठ के मसरूफ कारोबारी लोगों की तरह रियान विलियम ने एक उचटती सी नजर अपनी कलाई की घड़ी पर डाली और इमरान से मुखातिब होकर ब्रिटिश स्टाइल की अंग्रेजी में बोला, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर इमरान। मेरे दिमाग में इस बारे में बहुत तजस्सुस है कि तुम अचानक पाकिस्तान से गायब क्यों हुए और इतना अरसा कहाँ रहे। बहरहाल ये तुम्हारे ज़ाती मामलात हैं और मैं अपने तजस्सुस की खातिर तुम्हारा और अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मेरी खुशी की बात बस ये है कि तुम हमें मिल गए हो और हमारे सामने बैठे हो। मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आप मुझे नाचीज़ को इतनी अहमियत दे रहे हैं। इमरान ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जान मोहम्मद ने तुम्हें काफ़ी कुछ बता दिया होगा और तुमने समझ भी लिया होगा। मिस्टर इमरान, दरअसल मैं इन लोगों में से हूँ जो तदबीर से ज़्यादा लक पर यकीन रखते हैं, और आज इस 40 साल की उम्र में मैं वसूख से कह सकता हूँ कि अपने इस यकीन की वजह से मैंने ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं। मेरा इस बात पर ईमान है कि कुदरत ने इस दुनिया में कुछ लोगों को दूसरे लोगों से ज़्यादा खुशकिस्मत बनाया होता है। अपने इस खुदादाद वसफ की बदौलत वो बदतरीन खतरात से बच निकलते हैं, मुश्किल तरीन हालात में रास्ते ढूंढ लेते हैं और कामयाबियों को अपनी तरफ कशिश करते हैं। इस महीने की 28 तारीख को यहाँ इस शहर में जो मेगा शो होने जा रहा है, इसमें भी सारा खेल खुशबख्ती का है। जो सवाल पूछे जाने वाले हैं वो इतने मुश्किल होंगे कि फहम फरासत से इनका जवाब देना शायद नामुमकिन होगा। वो सिर्फ चॉइस होगी और देखना होगा कि बेहतरीन चॉइस कौन कर सकता है। क्या इस गेम में कोई और भी हिस्सा ले रहा है? इमरान ने पूछा। मिस्टर रियान ने अपना बड़ा सा सर असबात में हिलाया। पिछला शो करीबन 7 माह पहले हुआ था। इसमें मेरा भतीजा गैरी खेल रहा था जब शो का मुकर्रर वक्त खत्म हो गया था। अब 28 तारीख को ये शो होने जा रहा है। इसमें सिलसिला वहीं से जुड़ेगा जहां से टूटा था, यानी गेम का चौथा मरहला शुरू होगा।
इस मरहले में अगर 3 सवालों के जवाब दुरुस्त हो गए तो हम फाइनल इनाम तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद जिस खिलाड़ी की बारी आएगी वो एक अमेरिकन लड़की है, मेरी कारोबारी हरीफ मिस्टर बिफेलो की अकलौती बेटी मारियानी। बहुत होशियार, बहुत ज़हीन और किस्मत की धनी भी। उसने होटलिंग और कैसीनोज के कारोबार में कई डिप्लोमे ले रखे हैं। मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में मेरा भतीजा कुछ ज्यादा लकी नहीं है। हालांकि वो भी पढ़ा लिखा है और अच्छी मुलाजमत करता है, लेकिन लकी होना बिल्कुल और बात है। और यकीनन आप चाहते होंगे कि आपके कारोबारी हरीफ की बेटी आपके भतीजे से आगे ना निकल जाए। बिल्कुल, मैं इस हकीकत को छुपा नहीं रहा। एक तरह से ये गेम मेरे लिए दोहरी अहमियत इख्तियार कर गया है। एक अहमियत तो 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की है और दूसरी अहमियत कारोबारी हरीफ को नीचा दिखाने की। इमरान ने सर खुजाते हुए कहा, आपने मुझे बहुत फिक्रमंद कर दिया है जनाब। मैं आपकी तवक्कात पर पूरा ना उतर सका तो क्या होगा? तुम उतरोगे, जरूर उतरोगे, मुझे यकीन है। रियान विलियम ने अजीब हैजानी लहजा में कहा, लक का होना एक बहुत सॉलिड चीज है, ये कोई ख्याली बात नहीं। जान मोहम्मद साहब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मिस्टर रियान, इमरान और ताबिश एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान आए हैं। ताबिश अपने अजीजों से मिलने के लिए बेचैन होगा। क्या वो इनसे मिलने के लिए जा सकता है? क्यों नहीं, रियान विलियम ने कहा। इन दोनों पर कोई पाबंदी नहीं है, खासतौर से ताबिश पर तो बिल्कुल भी नहीं। आप इसे जहां चाहे ले जा सकते हैं। हाँ, आपने कहा था कि इनकी दुश्मनी वगैरह है। अगर कोई सिक्योरिटी का मसला है तो फिर आप जरा एहतियात करें। मैं नहीं चाहता कि 28 तारीख तक किसी भी तरह की गड़बड़ सामने आए। आप बेफिक्र रहें, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, जान मोहम्मद साहब ने कहा। लाहौर से मिलना, लाहौर की गली कोचों से मिलना और फिर आतिफ और फराज से मिलना मेरे लिए जागती आंखों के ख्वाब जैसा था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये बेबहा खुशी मेरे हिस्से में आ रही है। मैं तवील मुद्दत तक अपने देश की फिजाओं और खुशबुओं के लिए तड़पता रहा था। मैंने अपने पिंजरे में फड़फड़ा कर अपने पर जख्मी कर लिए थे, खुद को लोहू लोहान कर लिया था और आखिर अपने दोस्त इमरान की मदद से यह पिंजरा तोड़ने में कामयाब रहा था। मैं जान साहब और इमरान के साथ एक बंद स्टेशन वैन में सवार था। यह दोपहर का वक्त था। स्कूल से छुट्टी करने वाले बच्चे मुख्तलिफ गाड़ियों में या फिर पैदल घरों का रुख कर रहे थे। बाजारों में रौनक थी, सड़कों पर जिंदगी रवां थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं गाड़ी से उतर जाऊं, इन जाने पहचाने कोचों में पाप पयादा चलूं, चाराय कायदे आजम, मैकलोड रोड और निस्बत रोड की रवा दवा गहमा गहमी में गुम हो जाऊं। यूं जिंदगी का हिस्सा बनूं कि जान साहब और इमरान मुझे ढूंढते रह जाएं। हम लोअर माल रोड से गुजरे, कुछ भूले बिसरे मंजर निगाहों में ताजा हो गए। मुझे लगा मेरा बदतरीन दुश्मन, मेरी माँ का कातिल, मेरी हंसती बसती जिंदगी ताराज करने वाला सिरसिराज यहीं कहीं आस पास मौजूद है। इन फिजाओं में सांस ले रहा है और वो राशिद थानेदार अशरफ और उनका सरपरस्त है M.N.A. गोराया। मेरे बदन में चिंगारियां सी फैल गई थी। बाईं तरफ मुड़ने वाली यही वो सड़क थी जो 2-3 किलोमीटर आगे एक चिल्ड्रन पार्क तक पहुंचती थी। 3.5-4 बरस पहले इसी चिल्ड्रन पार्क में वाकया हुआ था जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदला और मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। इस चिल्ड्रन पार्क में सेठ सिराज और उसके गुंडों ने एक शरीफ कमजोर नौजवान को बेदर्दी से मारा था, इसे नीम बरहना किया था, जमीन पर घसीटा था और वो शर्मीला सा चुपचाप सा नौजवान इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। घर वापस नहीं गया था, रेलवे लाइन की तरफ चला गया था अपना सर रेल के पहियों के नीचे रखने के लिए। फिर वो रेल के पहियों से तो बच गया था मगर गर्दिशे दौरान से नहीं बच पाया था। हवाओं में तिनके की तरह उड़ता कहां से कहां पहुंच गया। उसकी मां बिछड़ी, बहन और भाई बिछड़े और वो अजीज हस्ती बिछड़ी जो उसकी रगे चाह में बसती थी। वो कुछ भी ना कर सका, बस आंखों में आंसू लेकर टक टक देखता रहा, अपनी बर्बादी का नोहा करता रहा। लेकिन आज वो नौजवान कमजोर और बेबस नहीं था, वो बदल चुका था। हालात की बेरहम भट्टी ने उसे पिघलाकर एक नए सांचे में ढाल दिया था। वो मरना और मारना सीख गया था। वो मौत की आंखों में आंखें डाल सकता था और इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसके पास इमरान जैसा बेमिसल साथी और गमखार था और वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का रुख बदल सकता था। मेरा जी मचल उठा, मेरा दिल चाहा आज का सूरज गरूब होने से पहले पहले मेरे सामना सेठ सिराज से हो जाए। उसकी तनी हुई गर्दन, उसकी मगरूर पेशानी, उसकी कीने से भरी हुई आंखें, सब कुछ मेरे सामने आए। मैं उसकी आंखों में आंखें डालूं और कहूं, मैं आ गया हूं सिराज, मेरा नाम ताबिश है और मैं एक बेटा हूं। इमरान ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर होले से थपका जैसे खामोशी की जुबान में कह रहा हो, हौसला रखो जिगर, वो सब कुछ होगा जो तुम सोच रहे हो। भांडियाला स्टेट में इमरान ने मुझे बताया था कि मेरी वालदा के कत्ल के बाद उसने आतिफ और फरा को रावलपिंडी में रखा था, लेकिन अब वो हमें इनसे मिलाने के लिए लाहौर ही में किसी इलाके में ले जा रहा था। वो हमें शहर के जनूबी इलाके में एक जदीद रहायशी बस्ती में ले आया। बाउंड्री वाल और सिक्योरिटी इंतजामात वाली इस वसी बस्ती में बेशतर घर 2 और 4 किनाल के थे। हम 2 किनाल के एक खूबसूरत घर में दाखिल हुए। यहाँ बाकायदा गार्ड्स मौजूद थे। रहायशी हिस्से की चारों तरफ खूबसूरत हरियाली थी। इस हरियाली की तराश खाश देखकर मुझे यकीन हो गया कि यहाँ फरा मौजूद है। वैसे ही पौधों की देखभाल का खास शौक रखती थी। प्रोग्राम के मुताबिक इमरान ने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया। उसने अभी तक फरा और आतिफ को कुछ नहीं बताया था। अगर मैं अचानक उनके सामने आता तो उन्हें शदीद ज़हनी शाक लगता। मैं ड्राइंग रूम में बैठा,
जान साहब बाहर लान में धूप सेंकते रहे। करीबन 10 मिनट बाद ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। मुझे अपनी प्यारी बहन फराह और भाई आतिफ की सूरतें नजर आईं। इन दोनों के चेहरों पर हैजानी कैफियत थी। फिर फराह चिल्लाती हुई भागी और आकर मुझसे लेपट गई। आतिफ ने भी आगे बढ़कर मुझे दीवाना वार बाहों में जकड़ लिया। मिलाप का वो मंजर तीतनी था। हमने एक दूसरे को खोकर पाया था और दरमियान में बेयकीनी का एक बहुत तवील वक्फा था। ये खुशी और गम की एक मिली जुली यादगार कैफियत थी। मैं फराह और आतिफ की पेशानियां चूमता चला गया, इनको अपने साथ भींचता रहा। भाई अम्मी चली गई, हमेशा के लिए छोड़ गई, फराह रोते हुए बोली। आतिफ भी हिचकियों से रोने लगा। हम कितनी देर इसी तरह एक दूसरे से लिपटे रहे, फिर आमने सामने बैठकर एक दूसरे को नजरों में भरते रहे और बातें करते रहे। वक्त का पता ही नहीं चला। 1 घंटा गुजर गया। इमरान की मुस्कुराती सूरत दरवाजे में नजर आई। 4 बज गए हैं, चाय का वक्त हो गया हाजरीन, उसने कहा और खुद ही चाय की ट्राली धकेलता हुआ अंदर ले आया। फराह जल्दी से उठी। भाई आप खुद क्यों ले आए, अब्दुल से कहा होता। इमरान ने उसके सर पर हाथ फेरा। मैं आज इतना खुश हूं कि टी ट्राली तो क्या, रेत वाली ट्राली भी आसानी से धकेल सकता हूँ। जी चाहता है कि खुशी से उल्टी कलाबाजियां लगाऊं, बल्कि अगर तुम कहो तो लगाकर दिखा भी देता हूँ। फिर उसने हमारे कहने से पहले ही 2-3 कदम पीछे हटकर उल्टी कलाबाजियां लगाई। ये दोहरी कलाबाजियां थी, लेकिन वो पांव के बल गिरने के बजाय कमर के बल एक सोफे के हत्थे पर गिरा और कमर पकड़कर उफ हाय करने लगा। फराह की अश्कबार आंखों में आंसू मुस्कुराने लगे। आतिफ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो जानते थे कि इमरान ने जानबूझकर ऐसा किया है, वरना दोहरी कलाबाजी चंदा उसके लिए मुश्किल न थी। वो मस्करा बन कर रहा था। इमरान ने आतिफ की तरफ हाथ बढ़ाया। आतिफ ने आगे बढ़कर उसे उठने में मदद दी। वो कमर पर हाथ रखकर बोला, लगता है प्रैक्टिस खत्म हो गई है। वैसे भी तुम्हारी भाभी ने साथ रह रहकर मेरी सलाहियतों का कबाड़ा कर दिया है। उसने सीधा होने की कोशिश की, मगर कमर दोहरी ही रही। उसने यूं जाहिर किया था जैसे सीधा होने की कोशिश कर रहा है, मगर सीधा नहीं हो पा रहा। वो कह रहा, उफ ये क्या हो गया, अब मैं अपनी रीमा जी को क्या कमर दिखाऊंगा। मैंने बेजार लहजे में कहा, हो सकता है कि वो कुबड़ा आशिक फिल्म बनाए और इसमें तुम्हें हीरो ले लें। आतिफ आंसू पूछते हुए बोला, ताबिश भाई जान, अगर इमरान भाई ना होते तो शायद हम भी इस वक्त आपको यहाँ सही सलामत नजर आते। इन्होंने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो हम सोच सकते थे, बल्कि इससे भी बढ़कर। आपकी गुमशुदगी और अम्मी जान के वफात के बाद से इटराज के बंदे हमें बूगिर कुत्तों की तरह ढूंढते फिरते थे। हम कभी एक जगह छुपते, कभी दूसरी जगह। इमरान भाई हमारी मुसीबतों के सामने दीवार बन गए। आतिफ की आवाज भरा गई, मुझे सब पता है आतिफ। मैंने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, लेकिन एक बात का तुझे पता नहीं। इमरान फिर चहका, मैंने अपनी और तेरी इस बहन के लिए बड़ा अच्छा बर भी ढूंढ रखा है। अगर मुझे तेरी तलाश में इंडिया न जाना पड़ता तो अब तक इसके हाथ भी पीले हो चुके होते। बस भांडियल एस्टेट के इस चक्कर ने सब कुछ लेट किया है। फराह के चेहरे पर शर्म का रंग लहरा गया। आतिफ ने पूछा, ये भांडियल एस्टेट क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट्स की छोटी बहन है। तुम्हारे भाई जान खेलते खेलते उधर निकल गए और रास्ता भूल गए। एस्टेट के खुदा तरस बुजुर्ग ने इन्हें गलियों में रोते हुए देख लिया और अपने साथ ले गए। मस्जिदों में ऐलान करवाया कि एक बच्चा मिला है, जिनका बच्चा है आकर ले जाए। तो वहां के लोग डर गए। उन्होंने समझा कि जिन का बच्चा है। उन्होंने खुदा तरस बुजुर्ग को तुम्हारे भाई समेत एक तहखाने में बंद कर दिया। इसके आगे लंबी कहानी है। इमरान ने एक बार बोलना शुरू किया तो बोलता चला गया। फिजा की सोगवार संजीदगी किसी हद तक कम हो गई। फराह और आतिफ मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहते थे, मगर इसके लिए वक्त दरकार था। मैं इनके चीता चीता सवालों के जवाब देता रहा। माँ की याद हम तीनों की आंखों को बार बार नम करती रही। वो मंजर में जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता था। सराज के गुंडे शेरे और उसके साथियों ने माँ जी के दर्द से भरे हुए फ्रोजन कंधों को बेरहम तरीके से झंझोड़ा था। वो उन्हें बार बार झंझोड़ते रहे थे, यहाँ तक कि माँ जी ने बर्दाश्त की आखिरी हदों को छू लिया था। और फिर इस डर से कि मैं उनकी बेपनाह अजियत को देखकर हौसला न हार चाहूं, आतिफ और फराह के बारे में ना बता दूं, इन्होंने खुद को दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे लटका दिया था। इनका पुख्ता फर्श पर गिरना, इनके सफेद बालों में खिला हुआ खून का सुर्ख फूल, वो सब कुछ मेरी तल्ख तरीन यादों का हिस्सा था। पांडियल एस्टेट की सोबतों में, जरगाह के कातिल अंधेरों में भी मैं इन मनाजर को भूल नहीं पाया था। हम सब मां जी की कब्र पर पहुंचे। इस सफर के लिए वही तारीख शीशों वाली स्टेशन वैन इस्तेमाल की गई। मैं करीबन 1 घंटा अपनी माँ की कब्र पर रहा और उसकी मिट्टी अश्कों से भिगोता रहा। लोगों की निगाह में और कानून के कागजों में मेरी बीमार माँ हादसाती तौर पर खिड़की में से गिरने से मरी थी, लेकिन मैं जानता था कि वो कैसे मरी थी। जलती आंखों और सुलगते सीने के साथ मैं वहां से उठ खड़ा हुआ। मेरी आंखों में सिर्फ सिराज की दीद की प्यास बढ़ती जा रही थी। वो रात इमरान और मैंने इस घर में आतिफ और फराह के साथ गुजारी। जान मोहम्मद साहब हमें छोड़कर वापस जा चुके थे। इस घर में ड्राइवर और खानसामा वगैरह भी मौजूद थे। तहम फराह ने हमारे लिए खुद खाना पकाया। उसने मेरी पसंदीदा डिश कीमा, करेले और शाशलिक अपने हाथों से तैयार की। हम एक मजेदार खाना खा चुके और फिर बातें करने लगे। फराह मुसलसल मेरे साथ लगी बैठी थी। गाहे बगाहे मेरा कंधा चूम लेती थी और मेरे बाजुओं पर हाथ फेरने लगती थी। मेरे हाथ पहले से बहुत सख्त हो चुके थे। मार्शल आर्ट की नहायत करख्त मशकों ने इन पर चंडियां सी डाल दी थी।
वो अपनी मुलायम उंगलियां मेरे हाथ की पूंछ पर चलाते हुए बोली, भाईजान आपके हाथ ऐसे क्यों हैं और आपके पांव भी एकदम खुरदरे नजर आते हैं। बर्फबारी की वजह से, इमरान ने झट से जवाब दिया। सख्त ठंड में ऐसा हो जाता है, लेकिन आपने तो बताया था कि भांडिया स्टेट मैदानी इलाका है। फरहान ने फौरन नुक्ता उठाया। मगर वहां का मौसम अजीब सा है, गर्मियों में बर्फबारी शुरू हो जाती है, सर्दियों में एकदम लो चलने लगती है। मैंने कहा, और इस लो की वजह से इमरान को सरसाम हो गया था। अब ये उल्टी सीधी बातें करता है। फरहान ने हमारी नोक चोक को नजरअंदाज किया और मेरे हाथों का मुआयना जारी रखा। वो बोली, बहुत सख्त हो गए आपके हाथ, बल्कि आप पूरे के पूरे बहुत पतले हुए लगते हैं। इमरान मुस्कुराया, तुम और आतिफ ठीक अंदाजा लगा रहे हो, ताबिश में बहुत तब्दीलियां आई हैं। चाहे तुम्हें भरोसा ना हो, अब तुम्हारा भाई भांडियल स्टेट का हर दिल अजीज हीरो है। एक मौका पर इसने भांडियल स्टेट के सबसे कड़क शख्स को दो बदू मुकाबले का चैलेंज दिया, और न सिर्फ चैलेंज दिया बल्कि उसे हराया भी। अगर इसने ये कारनामा इंडिया या पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में मीडिया के सामने अंजाम दिया होता तो आज इसके नाम का डंका पूरे एशिया में बज रहा होता। फिर इमरान इस वाक़े की दीगर तफसीलात से आतिफ और फराह को आगाह करने लगा। उसने बारूदा जैकी का तज़किरा भी किया और बताया कि किस तरह इस जां बलब शख्स ने महीनों तक मुझे तरबियत दी और एक नए सांचे में ढाल दिया। ये सारी रूदाद फराह और आतिफ के लिए बेहद ताज्जुब खेज थी। इमरान सब कुछ तफसील से शायद इसलिए भी बता रहा था कि वह फराह और आतिफ में हौसला जगाना चाहता था। इनको बताना चाहता था कि बेशक इन्हें बड़े भाई की 4 साल जुदाई सहना पड़ी है, लेकिन अब इस भाई की सूरत में इन्हें एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त सहारा मुयस्सर है।